तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें बताया जाता है क्लोएल एम्परर के बारे में, जहां पर क्लोएल एम्परर का एक बेटा होता है। फिर भी जब क्राउन प्रिंस ने यह अनाउंस किया कि वह तख्त और ताज नहीं लेना चाहता, तो भाई जनता का सपोर्ट तीनों राजकुमारियों में बट गया और इसी से जागृत हुई पावर स्ट्रगल। वो भी फ्रोस्ट प्रिंसेस सेलहा, प्रिंसेस ऑफ विजडम पेर्सिका और प्रिंसेस ऑफ चैरिटी फियोनिया के बीच, जहाँ पर किंग कहते हैं फियोनिया काफी लंबा टाइम हो गया तुमसे मिले। फियोनिया भी कहती है फादर अब आपकी हेल्थ कैसी है। हाँ, मेरी बिगड़ी हुई हालत किसी के लिए भी इतनी बड़ी खबर नहीं है, फिर भी मुझे तुम ठीक नहीं लग रही फियोनिया। प्रिंसेस फियोनिया कहती है मैं सोचती हूँ कि मैं इस तख्त के लिए वर्दी नहीं हूँ। और भाई तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है एम्पीरियल लाइब्रेरी का सीन, जहाँ पर प्रिंसेस फियोनिया आई होती हैं और उनसे कोई कहता है मैंने सुना है कि जैसे ही तुम यहाँ पर आई तुमने अपने थ्रोन के ऊपर से गिव अप कर दिया। प्रिंसेस फियोनिया भी कहती है और सिस्टर तुम हमेशा लाइब्रेरी में ही रहती हो ऐसे टाइम पर भी, इसके अलावा तुम भी थ्रोन में इंटरेस्टेड नहीं लग रही हो, क्या मैंने सही कहा। फिर इसका जहाँ पर प्रिंसेस कहती है हाँ, नई किताबों को ढूंढने में उनको पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है। इसके अलावा तुम्हें यहाँ से जाए और सिल्वेनिया एकेडमी में एनरोल हुए लगभग 1 साल हो गया है। जब भी तुम अपने स्कूल ब्रेक्स में आती थी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो गई थी इससे, लेकिन आज जब तुम एनरोल हुई थी उससे पहले से तो ज़्यादा ही सैड दिख रही हो। क्या ये सब उस रोज टेलर के कारण है। रोड टेलर द्वारा ऑर्गेनाइज की गई ये पार्टी संदेहपूर्ण काफी ज्यादा बड़ी है। काफी सारे इन्फ्लुएंशियल नोवेल्स, रॉयल्टी और यहाँ तक कि सेंटेंस भी उसमें प्रेजेंट है। मुझे लगता है कि तुम शायद इसी से परेशान हो। क्या इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ग्रिफिन रोड टेलर एक लॉयल सर्वेंट है और एक काफी अच्छा नोवेल भी। मैं और काफी सारे लोग भी इसी तरीके से सोचते हैं। फिर भी तुम क्रिपिन रोड टेलर पर अजीब तरीके से घूरती रहती थी, वो भी बिना किसी रीजन के। हमारी सिचुएशन को देखा जाए तो हमें गिफ्टेड रीडिंग स्किल्स मिली हैं। मेरे लिए तो बुक्स को पढ़ना सेलहा पावर को पढ़ने में अच्छी है और तुम्हारे लिए तुम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ सकती हो। फ्यूनिया भी कहती है क्या वास्तव में, और वह मन में सोचती है हाँ, मेरे डिप्रेशन का सोर्स रोड टेलर ही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यह क्रिपिन रोड टेलर नहीं है, यह है एड रोड टेलर। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं कैसे न कैसे करके इस इनविजिबल पावर स्ट्रगल से निकल जाऊं और ये प्रूव करूं कि मेरे टाइटल से ज्यादा मेरी कीमत है। ये लगभग 1 साल और 6 महीने हो गए जब से मैंने आर्केन आइलैंड को छोड़ा है, तो इस वजह से पावर का झुकाव प्रिंसेस सेला की तरफ ज्यादा हो गया है और यह तख्त और ताज मुझसे दूर और दूर हो गया। लेकिन मेरे पास खोई हुई चीज को वापस पाने का कोई इंटेंशन नहीं है। उस पर्सन ने यह प्रूव कर दिया। मेरा सीक्रेट वेपन, मेरी अंतर्दृष्टि एकदम यूजलेस है। तभी सेकंड प्रिंसेस कहती है मुझे तो विश्वास नहीं हुआ था जब तुमने कहा था कि तुम क्राउन में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों पर भरोसा करती हूँ। तो मैंने भी काफी ज्यादा मेहनत की और ये किताबें, वहाँ पर किताबों का एक पूरा ढेर लगा होता है और कहती है और ये वे सारी किताबें हैं जिन्हों को क्रिपिन रोड टेलर ने देखा था जब वह यहाँ पर वॉलंटियर होने आया था लाइब्रेरी में। ये सभी किताबें एकदम फॉरबिडन हैं, जो कि एंशियंट मैजिक और इवल गॉड्स के बारे में जानकारी को कंटेन करती हैं। जिसे सुनकर तो भाई साहब प्रिंसेस फियोनिया भी चौंक जाती है और वह अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है मैंने सुना था कि आखिरकार क्रिपिन का बेटा कैसे उसे उसके घर से निकाल दिया गया, कुछ ही टाइम पहले उसे उसकी फैमिली में वापस ले लिया गया है। काफी सारे लोग जो कि नोवेल्स की तरह रहे होंगे वे तो इस स्थिति में एक भूख से ही मारे जाते, और जहाँ तक वह भी अपनी पावर में वापस आना चाहता होगा। लेकिन यह क्या थोड़ा अजीब नहीं है। हाँ, यह तो पक्का है कि उसने अपने बेटे को सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए अपनी फैमिली से निकाल दिया, लेकिन आखिरकार उसने अचानक से उसे वापस अपनी फैमिली में क्यों बुला लिया। और इस बात को सुनकर प्रिंसेस फियोनिया भी चौंक जाती है और सोचती है एड रोड टेलर जाने से पहले मेरे क्वार्टर में मुझसे मिलने आया था और उसने मुझसे कहा था जहाँ पर एडी कह रहा होता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी आसानी से मदद कर दोगी, मैं तो तुम्हारे साथ नेगोशिएट करना चाहता था। प्रिंसेस फियोनिया अपनी बातों को सोचती है क्या हो अगर मेरा असली का शख्स सही हो। जहाँ पर वह अपने ख्यालों में कह रही होती तुम अपने पर्पस के कारण डिसोन्ड हुए हो अपनी फैमिली से, क्योंकि तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ ऐसा जानते हो जिसे तुम नहीं करना चाहते और इसलिए निकल गई। और सोचती है और उसने इस कारण की वजह से क्रिपिन छोड़ दिया क्योंकि वह इविल गॉड्स पर रिसर्च कर रहा था और उसको दोबारा वापस अपनी फैमिली में बुलाना उसे उसकी जेल में ले जाने के बराबर है। तो तब उसने कहा था कि वह नेगोशिएट करना चाहता है, तो क्या तब वह इसी बात के बारे में डिस्कस करना चाहता था और उस रास्ते के बारे में जिससे वह आखिरकार कैसे डार्कनेस से फाइट करेंगे। लेकिन मैंने उसके भरोसे को एक एक्सक्यूज के रूप में लिया
और फिर एक बार दोबारा से उसे उसी खतरे में भेज दिया। सेकंड प्रिंसेस कहती है, आज की रात पार्टी की सेकंड रात है, तो फिर ये 2 दिन और चलने वाली है। हाँ, मैं भी वहाँ जाना चाहती थी, पर मुझे वहाँ पर पहुँचने में ही 1.5 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन तुम वहाँ पर 1 दिन में ही पहुँच सकती हो अगर तुम बिना रुके चलती जाओ। तभी प्रिंसेस फियोनी कहती है, पैर से कहा, मैं अभी ही जा रही हूँ और तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक कह रही हो। अभी कोई नाइट कहता है, प्रिंसेस फियोनी, जैसा कि आपने कहा था कि एक ऐसा हॉर्स प्रिपेयर किए हो जिसकी एंड्योरेंस काफी तगड़ी हो, तो ये हॉर्स ऐसा ही है। प्रिंसेस फियोनी अभी घोड़े पर चढ़ते हुए कहती है, मैं यहाँ से फुल स्पीड में जाने वाली हूँ, और वह वहाँ से अपने नाइट्स को लेकर निकल पड़ती है लॉर्ड टेलर माइनर की तरफ, वो भी रात के अंधेरे में, जहाँ पर सेकंड प्रिंसेस कह रही होती है, एक पर्सन जिसने भाई साहब थर्ड प्रिंसेस को भी अंधेरी रात में निकलने पर मजबूर कर दिया। लॉर्ड टेलर माइनर तो इसमें शौक में चला जाएगा। मैं भी जानना चाहती थी आखिर वह किस तरीके से दिखता है, और इसी के साथ मैं अकेली प्रिंसेस रह चुकी हूँ इस महल में। फिर हमें देखा जाता है लॉर्ड टेलर माइनर का सीन, जहाँ पर दूसरे दिन वाली पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर हमारा एडी अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? ओहो एडी, यह मेरे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात होगी। वहाँ पर काफी मस्त सा संगीत चल रहा होता है। वहाँ पर एडी भी सेंटेस के साथ नाचने लगता है और इनकी जोड़ी पूरी ही पार्टी की सबसे प्यारी जोड़ी लग रही होती है। सभी मस्त गाने पर नाच रही होती है और वहाँ का माहौल होता है एकदम शानदार। लेकिन तभी कुछ लोग बात करने लगते हैं, देखो उस लूजर को जो कि अभी अभी अपनी फैमिली में आया है, मैंने तो इसे कल भी देखा था, यह तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि एकदम अलग ही पर्सन हो। तभी दूसरा कहता है, आखिरकार इसके तरीके का कोई बंदा कैसे बदल सकता है इतना ज्यादा? सेंटेस भी उन सभी की बातों को सुनकर शांत हो जाती है। एडी भी सेंटेस को शांत करते हुए कहता है, आपको अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटेस कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने जो भी किया वो सब कुछ नहीं था, सब बेकार था। एडी कहता है, ये सब ठीक है सेंटेस, वैसे भी अब तक तुमने मेरे लिए काफी ज्यादा मदद की है। वहाँ पर सारे ही नोवेल्स की नज़र हमारे एडी और सेंटेस पर ही टिकी होती है, जहाँ पर सेंटेस कहती है, मैंने काफी टाइम बाद तुम्हारे साथ डांस करने की अपॉर्चुनिटी पाई थी, लेकिन इसे भी मैंने चिंता करने में व्यर्थ कर दिया। लेकिन रुको, ये पार्टी तो अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो क्या एडी तुम मेरे साथ डांस करोगी? एडी कहता है, यह मेरे लिए काफी सम्मान की बात होगी सेंटेस क्लैरिस। जहाँ पर हमारा एडी अपने मन में सोच रहा होता है, इस पार्टी के दूसरे दिन हमारी सर्च चालू होगी। लूसी छत पर बैठी है, इनकेस कुछ भी हो जाए। जेनिका भी तैयार है क्लिपिन के स्टडी रूम में घुसने के लिए, ताकि उसके बारे में एविडेंसेस ढूंढे जाएं और उसे गिराया जाए। क्लैरिस के साथ किया गया डांस मेरे लिए अनवांटेड अटेंशन लाएगा, लेकिन ये श्योरली मेरे लिए लंबे टाइम में काफी ज्यादा ही मददगार रहेगा। मैं तो श्योर हूँ कि यहाँ पर कोई भी नोवेल नहीं है जो कि सोचेगा कि मैं उससे फाइट करूँ, और अब कोई भी नोवेल मेरे प्लान के बीच में नहीं आएगा, सिर्फ उसे छोड़कर। तभी कोई कहता है, तुम काफी ज्यादा बिजी लग रहे हो एड्रो टेलर। और ये होती है प्रिंसेस सेलहा, जिसे देखकर एडी भी परेशान हो जाता है। प्रिंसेस कहती है, तुम तो ऐसा चेहरा बना रहे हो जैसे कि तुम कोई दूसरी परेशानी में फंस गए हो। तुम एक ग्रैंड पार्टी को छोड़कर जा रहे हो, ये तो ऑब्वियस है कि तुम क्या चाहते हो। तुम उस कॉमनर गर्ल के साथ कुछ करने की सोच रहे हो, है ना? एडी भी मन में सोचता है, हाँ ये सही है, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे कि ये सोच रही है। और एडी कहता है, आपके ओपिनियन के लिए थैंक यू, मैं अपने एक्शंस को फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुली तरीके से करूंगा। तभी प्रिंसेस कहती है, तो मुझे चेक करना चाहिए तुम्हारे ये शब्द कहीं खोखले तो नहीं है। और तभी वह उस ड्रिंक के गिलास को नीचे पटक देती है, जहाँ पर वह जैसे ही वह गिलास नीचे गिरता है, सारे ही नोवेल्स की नज़र उन्हीं पर होती है और हॉल में छा जाती है एकदम सन्नाटा। और प्रिंसेस कहती है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे, क्योंकि तुम मुझे एक डांसर के तौर पर ही दिख रही हो। सामान्य तौर पर पहले जो डांस के लिए इनवाइट करता है वह लोअर स्टेटस का होता है, जैसा कि मैंने क्लैरिस के साथ किया था। लेकिन यहाँ पर तो फ्रोस्ट प्रिंसेस पहले ही मुझसे पूछ रही हैं डांस के लिए। यहाँ पर सभी की आंखें मेरे ऊपर हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि मैं इसे रिफ्यूज कर सकूं, लेकिन फिर भी वह कह देता है, नहीं मैं नहीं करूंगा। जिसे सुनकर वहाँ पर बैठी मेड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और भाई एडी भी काफी पोलाइट तरीके से कहता है, आखिरकार मैं एक प्रिंसेस के साथ डांस करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, और वैसे भी मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं तुम्हारे लिए परेशानियां ही खड़ी करूंगा। और ऐसा कहकर एडी वहां से निकल जाता है और प्रिंसेस पीछे खड़ी शांत रह जाती है और सोचती है, यह है बदतमीज, इसकी तो बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पार्टी में मैं चाहती थी कि सभी मुझे सोवरेन की तरह देखे और मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की। पहले दिन जाकर मैं लॉर्ड पैट्रिया क्रिपिन से जाकर मिली थी, और सेकंड डे पर जाकर मुझे सेंटेस से मिलना था सबसे पहले। लेकिन इस एडी ने भाई साहब सेंटेस से पहले दिन मिलने का सम्मान ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि मेरे डांस ऑफर को भी ठुकरा दिया।
क्या यह सच में पूरी तरीके से फ्योनिया का कुत्ता बन चुका है? इस तरह तो यह सिर्फ अपनी लाइफ को घटाता जा रहा है। देखना, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारी सारी पावर्स को छीन लूंगी। रोलैंड जो कि एक इन्वेस्टर है, वह इस पार्टी के तीसरे दिन आने वाला है। वह एक ट्रेडिंग कंपनी का इन्वेस्टर है जो कि कैपिटल में आने वाली हर चीज को देखता है। एडी, तुम रिग्रेट करोगी जब तुम्हें पता चलेगा कि वह मेरी साइड पर है। और आखिरकार वह कंपनी लीडर के भी काफी ज्यादा क्लोज है, जिसने अभी अभी पूरी कंपनी का चार्ज संभाला है। तभी कैरेज को चलाने वाला पर्सन कहता है, मास्टर रोलैंड, आपके सुपीरियर ने आपकी इस बिजनेस ट्रिप को कैंसिल कर दिया है और आपके लिए कहा गया है कि आप वापस हेडक्वार्टर पर जाएं और वहां पर जाकर अपने काम को संभालें। रोलैंड भी कहता है, आखिरकार ये क्या, मैंने ये कैसे हुआ? क्या वहाँ पर लीडर खुद जा रही है? यह तो एकदम नॉनसेंस है। इस बार मुझे जाना चाहिए था वहाँ पर। तभी उस कैरेज में बैठा पर्सन जो कि होता है इसका लीडर, वह कहता है, क्या तुम खुद लीडर से बात करना चाहोगे? उनकी बात को सुनकर वह भी परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और भाई साहब, उसकी लीडर होती है लॉर्ड टेल। लेकिन भाई जब प्रिंसेस को पता चलेगा कि उसकी लीडर है लॉर्ड टेल जो कि हमारी एडी के साइड पर है, तो उसका रिएक्शन तो देखने वाला होगा। और यही है ट्रेड कंपनी की लीडर। तभी ऑर्थर कहता है, ट्रेड कंपनी की लीडर, टेसोल ऑर्डर की सेंटेज, घोड़े की पीठ पर बैठी हुई प्रिंसेस, एक जीनियस स्पिरिट सॉर्सरर और एक लेजेंडरी मेज, वे सभी एक जगह पर इकट्ठा हो रही हैं सिर्फ एक पर्सन की वजह से। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर भी कल आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।